बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा की अर्जी फिलहाल खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो एक बड़ा झटका यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा से कई सवाल देखिए सोमवार को पूछे थे कि आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश नहीं हुए, क्या आपने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकली नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की। और अब जो बड़ी खबर आ रही है इसी केस से जुड़ी हुई, जिसमें उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। कैश कांड का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। जस्टिस वर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वहां दलीलें रखी थी और फिलहाल जो याचिका थी जस्टिस वर्मा की उसे खारिज किया गया है। कैश कांड का यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की अर्जी खारिज की। अनिशा माथुर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनिशा, जरा बताइए कोर्ट में हुआ क्या, क्या क्या टिप्पणी रही? देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो प्रोसीजर था, जो फॉलो हुआ, वो लीगल सैंक्शन के साथ हुआ। सारा जो कमिटी ने जितना जो इन्वेस्टिगेशन करी, जो इंक्वायरी करी, वो बिल्कुल सही तरीके से प्रोसीजर के साथ करी। और जिस वक्त ऑब्जेक्शन करने की का जो वक्त था, उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा ने कुछ भी नहीं कहा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए, प्रोसीजर में ये नहीं था कि आपको भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने आपको राइट दिया, आपको मौका दिया था अपनी बात रखने का, और उसके अलावा प्रोसीजर में कोई और ज्यादा लंबे सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसीजर है। तो सीधे तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये टिप्पणी भी की है कि हम इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है। हम बहुत ध्यान से, बहुत कॉशियसली कुछ भी कहेंगे। हम सिर्फ इस बारे में कहेंगे कि प्रोसीजर जो फॉलो हुआ है वो ठीक था कि नहीं। और हमने ये कहा है कि कंडक्ट जो रहा है आपका, वो कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाता है, इसलिए हम इसमें कुछ आपकी याचिका को खारिज कर रहे हैं। तो अनिशा, इसका सीधा सा मतलब क्या है? यानी जो उनके सामने चुनौतियां, मुसीबत थी, वो वैसी ही खड़ी हैं, राहत के लिए गए थे वो राहत नहीं? जी देखिए, यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त पार्लियामेंट में ये मुद्दा ऑलरेडी पहुंच चुका है, यशवंत वर्मा के रिमूवल और इम्पीचमेंट का। तो जब जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए गए थे कि उनके खिलाफ जो इन हाउस इंक्वायरी हुई वो सही तरीके से नहीं हुई, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, और इसलिए उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई उसको खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को इस वक्त खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि जो प्रोसीजर था, जो भी इंक्वायरी हुई, वो सही तरीके से हुई। इंक्वायरी में क्या कहा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करने से सीधी तरह से मना कर दिया है। तो क्लियरली अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि जब भी वो इम्पीचमेंट की मोशन आती है, पार्लियामेंट इस पर क्या करती है, अगला कदम क्या उठाती है, पार्लियामेंट इस मोशन को लेती है, कब लेती है, वो देखना होगा। हालांकि जैसे जो आपने सवाल पूछा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने जो चुनौतियां थी, वो तो वही की वही है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें, अगर आप इस मुद्दे को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी याचिका मान भी लेती और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देती कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। एमपीज ने इम्पीचमेंट मोशन को साइन करके स्पीकर के सामने रख दिया है। तो अब जो भी होगा पार्लियामेंट में होगा, जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी आगे का कदम उठाया जाएगा वो पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब क्योंकि ये मुद्दा पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी वैसे भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की बात मान ली होती तो उनके पास एक आर्ग्यूमेंट, एक दलील रखने के लिए और होती पार्लियामेंट के सामने कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि जो इंक्वायरी मेरे खिलाफ हुई है वो सही तरीके से नहीं। और जो तर्क यहाँ पर अनिशा उनकी तरफ से दिए गए, उन तर्कों को बताइए। 3 ग्राउंड उन्होंने रखे, उन तीनों को खारिज कर दिया गया। देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि
जस्टिस यशवंत वर्मा ने ये तर्क रखे थे कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई वो इंक्वायरी प्रोसीजर गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कमेटी है उसने ढंग से इंक्वायरी की ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी बात रखने का, विटनेस को एग्जामिन करने का, एविडेंस को, सबूतों को एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो फुटेज अपलोड की गई, उनकी डेफेमेशन हुई, उनकी मानहानि हुई, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई। तीनों ही मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि जस्टिस वर्मा ने उस वक्त, जिस वक्त ये रिपोर्ट अपलोड हुई या जिस वक्त वो वीडियो अपलोड किए गए, उस वक्त उन्होंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने उस वक्त कोई याचिका दाखिल नहीं की। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही है कि जो इन हाउस कमेटी का प्रोसीजर है वो कानून के अंतर्गत ही है। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स के अंतर्गत इन हाउस कमेटी का पूरा जो, जिस तरह से उनको जो प्रक्रिया है वो लिखी गई है, उसी हिसाब से इन हाउस कमेटी ने अपना काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी जो है, जो 3 जजों की कमेटी बिठाई गई थी इन हाउस इंक्वायरी के लिए, ठीक है। आपको अनिशा रोक रही हूँ, सृष्टि के पास भी कोई जानकारी है, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सृष्टि जी बिल्कुल, काफी बड़ा झटका जस्टिस यशवंत वर्मा को इस पूरे मामले में मिला है आज सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो वो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के अगेंस्ट आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, काफी रिलीफ्स उन्होंने मांगे थे सुप्रीम कोर्ट से, वो याचिका आज डिसमिस करी है। एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट की तरफ से आई है वो ये भी है कि जो उनका कंडक्ट था वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट से सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है। हमने हियरिंग के दौरान भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जस्टिस यशवंत वर्मा से ये सवाल पूछा था कि आप जब ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनी थी तभी सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं आए, इतना टाइम क्यों जस्टिस वर्मा ने लिया इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करने के लिए। अगर उनको लगता था कि प्रक्रिया जो है ये पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, तो उसी वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने आना था। इस कंडक्ट को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या उनकी याचिका एंटरटेन की जानी चाहिए थी, क्या उनकी याचिका मेंटेनेबल भी होगी, कंसिडरिंग वो कुछ समय पहले जब उन्हें आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के सामने तब नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का कंडक्ट जो है वो बहुत ही जो भरोसा है वो क्रिएट नहीं करता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम करे और उनका जवाब भी दिया है। सारे ही सवालों का जवाब एक तरीके से देखा जाए तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ही जाता है। पहली चीज, कोर्ट का कहना है कि जो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर है जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने चैलेंज किया था, पूरे प्रोसीजर की लीगैलिटी को ही पे ही सवाल खड़े किए थे जस्टिस वर्मा ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरा जो प्रोसीजर है वो लीगल है, पहले भी जो जजमेंट्स हैं उसमें इस प्रोसीजर को मान्यता, लीगल मान्यता। ठीक है, सृष्टि ये बताइए, जो जस्टिस वर्मा के तर्क थे, क्या उसमें उनका ये भी एक तर्क था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई महाभियोग सिफारिश अनुच्छेद 124 और 218 का उल्लंघन है? क्या इस जो याचिका आज उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर आज उसको याचिका को खारिज किया गया है, इसमें इसका जिक्र था और क्या कोर्ट ने इसको लेकर कोई टिप्पणी की? जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट है जस्टिस यशवंत वर्मा का अपने याचिका में। उनका कहना था कि सीजेआई ने जो रिकमेंडेशन भेजा था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट की जानी चाहिए, वो गलत था। इसका जवाब हमने सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग के दौरान भी देते हुए देखा कि कैसे इस प्रक्रिया को गलत बोला जा सकता है, कंसिडरिंग जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं जजेस की, और जो कैबिनेट और प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे एक्ट करते हैं, और वो काउंसिल को जो हेड है प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो कैसे गलत कहा जा सकता है अगर सीजेआई ने एक कम्युनिकेशन, एक रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, तो वो भी जो तर्क है वो खारिज किया गया है। इस बारे में डिटेल में क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो हमें पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर हमारे सामने आएगा। लेकिन सारे ही जो तर्क जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से रखे गए थे उनके खिलाफ ही गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक तर्क को छोड़ के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वीडियो अपलोड किया गया था सीजेआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, जिसमें नोट जलते हुए दिख रहे थे, वो वीडियो शायद अपलोड प्रोसीजर के तहत नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट का कहना है कि वो भी ठीक है। सृष्टि, रोक रही हूँ आपको। संजय शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, क्या क्या दलीलें रही और किस तरह उसका जवाब दिया गया और ये अर्जी खारिज हो गई? एक बड़ा झटका जरूर उनको लगा, एक राहत की उम्मीद के साथ गए थे, वो मिली नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल बड़ा झटका है। और अब ऐसा लग रहा है कि इम्पीचमेंट ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन तर्कों पर चुनौती दी थी उन तर्कों में से सिर्फ एक तर्क कोर्ट ने माना है। और जो खंडपीठ है उन्होंने सिर्फ ये माना है कि वीडियो अपलोड करना उचित नहीं था। और इसे पहले भी जो कानून के जानकार हैं उन लोगों के बीच एक चर्चा थी कि कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होते हैं। लिहाजा कोर्ट को इस मामले में पुलिस को आदेश देना चाहिए था कि वो वीडियो अपलोड करे। कोर्ट को खुद इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। और ये कुल मिलाकर जस्टिस वर्मा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने जब ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उनको उनके हटाने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, यानी उसको उल्लंघन किया है। लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि ये भी उल्लंघन नहीं था। तो कुल मिलाकर ये फैसला दूरगामी है। और आइंदा भविष्य में अगर कोई ऐसी समस्या आएगी, ऐसी स्थिति आएगी, तो उसमें ये फैसला रोशनी दिखाएगा। जी, फिलहाल अब एक बड़ा झटका जरूर लगा है और जो राहत तुम वो चाह रहे थे वो राहत नहीं मिले। जो भी तर्क, जो दलीलें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने सिर्फ एक मानी, बाकी सबको खारिज कर दिया।